Hello my lovely viewers, welcome back again. Friends, today in this lesson, you all are going to learn very interesting and useful English sentence structures and phrases. You will definitely get to learn something new here. So please stay with me till the end. So guys, without further ado, let's get started. Friends, हमारी पहली फ्रेज है टेक ऑन और इसका मतलब होता है किसी चीज़ की जिम्मेदारी लेना, बोझ उठाना या जिसे हम बोलते हैं बोझ लेना। मानो अगर आपको बोलना हो कि वो किसी काम का बोझ नहीं लेता, मतलब किसी चीज़ की या किसी काम की वो जिम्मेदारी नहीं उठाता, तो आप इसे बोलेंगे ही डजंट टेक ऑन एनी वर्क। ही डजंट टेक ऑन एनी वर्क। उसने पूरे काम का बोझ अपने ऊपर ले लिया है। He has taken on the entire workload on himself. He has taken on the entire workload on himself. Next example is, गाइस हम ऐसा बोलते हैं ना, अगर तुम किसी काम का या फिर किसी चीज़ का बोझ अपने ऊपर ले रहे हो तो उसे पूरा करना चाहिए। If you take something on yourself, then it should be fulfilled. If you take something on yourself, then it should be fulfilled. फ्रेंड्स, आप कुछ इस तरह के भी सेंटेंसेस बोलते होंगे जैसे कि वो कभी भी आ सकता है, राहुल कभी भी पैसे मांग सकता है, मेहमान कभी भी आ सकते हैं। तो गाइस, कभी भी हो सकने के लिए इंग्लिश में बोला जाता है एनी डे नाउ। एनी डे नाउ। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको बोलना हो कि राहुल कभी भी आ सकता है, राहुल कैन कम एनी डे नाउ। राहुल कैन कम एनी डे नाउ। वो कभी भी पैसे मांग सकता है। ही कैन आस्क फॉर मनी एनी डे नाउ। ही कैन आस्क फॉर मनी एनी डे नाउ। तो फ्रेंड्स, इस तरह से आप कभी भी हो सकता है इस सेंस के लिए एनी डे नाउ इस फ्रेज का यूज कर सकते हो। गाइस, हमारी नेक्स्ट फ्रेज है हैव अ बीफ विथ और इसका मतलब होता है मतभेद होना, मन मुटाव होना, किसी के बीच डिफरेंसेस होना। गाइस, यहाँ पे टेंसेस के अकॉर्डिंग चेंजेस होंगे। अगर सेंटेंस पास्ट टेंस का हो तो यहाँ पे हैव की जगह हम हैड का यूज़ करेंगे, मीन्स हैड अ बीफ विथ। सपोज आपको बोलना हो कि उनमें एक दूसरे के साथ मतभेद थे या मन मुटाव थे, तो आप इसे बोलेंगे दे हैड अ बीफ विथ ईच अदर। दे हैड अ बीफ विथ ईच अदर। क्या तुम्हारा उसके साथ कोई मतभेद है? डू यू हैव एनी बीफ विथ हर? डू यू हैव एनी बीफ विथ हर? मेरा उसके साथ कोई मनमुटाव नहीं है। आई डोंट हैव एनी बीफ विथ हर। आई डोंट हैव एनी बीफ विथ हर। तो गाइज, इस तरह से आप हैव अ बीफ विथ का यूज़ आपकी डेली कॉन्वर्सेशन में कर सकते हो। फ्रेंड्स, कुछ ऐसे भी सेंटेंसेस होते हैं जो हमें बोलने पड़ते हैं, जैसे कि कानूनन यह मेरी प्रॉपर्टी है, या फिर कानूनन इस ज़मीन पर तुम्हारा हक नहीं है, या कानूनन यह बिल्डिंग या यह घर इल्लीगल है। तो गाइज, हम कानूनन इसके लिए इंग्लिश में बोलेंगे एज ऑफ राइट। एज ऑफ राइट। सपोज अगर आपको बोलना हो कि कानूनन यह संपत्ति मेरी है, तो आप बोलेंगे एज ऑफ राइट दिस प्रॉपर्टी इज माइन। एज ऑफ राइट दिस प्रॉपर्टी इज माइन। लेट्स सी वन मोर एग्जाम्पल। कानूनन यह जमीन तुम्हारी नहीं है। दिस लैंड इज नॉट योर्स एज ऑफ राइट। दिस लैंड इज नॉट योर्स एज ऑफ राइट। या फिर बोलना हो कि कानूनन यह बिल्डिंग इल्लीगल है, तो हम बोलेंगे दिस बिल्डिंग इज इल्लीगल एज ऑफ राइट। या फिर दिस कंस्ट्रक्शन इज इल्लीगल एज ऑफ राइट, मतलब कानूनन यह निर्माण अवैध है, इल्लीगल है। फ्रेंड्स, इन सेंटेंसेस के अलावा कुछ ऐसे भी सेंटेंसेस होते हैं जो हमें अक्सर बोलने पड़ते हैं, जैसे कि मैं मरते दम तक उसका चेहरा नहीं देखूंगी, या फिर उससे बात नहीं करूंगी, या फिर मैं मरते दम तक तुम्हारा एहसान नहीं भूलूंगी, मैं मरते दम तक तुम्हारा साथ दूंगा। ऐसे ही मरते दम तक ये, मरते दम तक वो, ऐसे बहुत सारे सेंटेंसेस हमारे बोलने में आते हैं। तो गाइस, मरते दम तक इसे इंग्लिश में बोला जाता है until I die। until I die। सपोज आपको बोलना हो कि मैं उससे मरते दम तक बात नहीं करूंगी, तो इसे हम बोलेंगे I will not talk to her until I die। I will not talk to her until I die। मैं मरते दम तक तुम्हें नहीं भूलूंगा।
I will not forget you until I die. I'll not forget you until I die. Let's see one more example. मैं मरते दम तक तुम्हारा साथ निभाऊंगी. I'll support you until I die. I'll support you until I die. तो फ्रेंड्स, इस तरह से आप until I die का यूज़ करके इस टाइप के सेंटेंसेस बोल सकते हो. फ्रेंड्स, आप इस टाइप के सेंटेंसेस भी ज़रूर बोलते होंगे, जैसे कि तुम पागल वागल हो गए हो क्या. या फिर फ्रेंड्स, जब बच्चे खाना खाते हैं और वो जब खाना यहाँ वहाँ फैला देते हैं नीचे फ्लोर पे, तो उस टाइम हम गुस्से में बोलते हैं ना, तुम खाना खा रहे हो या क्या कर रहे हो. या फिर हम ऐसा भी बोल देते हैं, तुम पढ़ाई कर रहे हो या क्या कर रहे हो. तो गाइस, इस टाइप के सेंटेंसेस आप भी ज़रूर बोलते होंगे. तो फ्रेंड्स, इसे इंग्लिश में हम कैसे बोलेंगे. तो फ्रेंड्स, इस टाइप के सेंटेंसेस बनाने के लिए हम यूज़ करेंगे और व्हाट का. और व्हाट. सपोज आपको ऐसा बोलना हो कि तुम खाना खा रहे हो या क्या कर रहे हो, तो इसे हम पूछेंगे आर यू ईटिंग और व्हाट. आर यू ईटिंग और व्हाट. या फिर तुम पागल वागल हो क्या. या फिर ऐसे भी बोलते हैं कि तुम पागल हो कि क्या हो. तो इसकी इंग्लिश होगी आर यू मैड और व्हाट. आर यू मैड और व्हाट. तुम पढ़ाई कर रहे हो या क्या कर रहे हो. आर यू स्टडिंग और व्हाट. आर यू स्टडिंग और व्हाट. लेट्स सी वन मोर एग्जाम्पल. वो गाना गा रही है या क्या कर रही है. तो इसे हम पूछेंगे इज शी सिंगिंग और व्हाट. मतलब वो कितना बेसुरा गा रही है, कितना बुरा गा रही है. तो गाइज, आई होप इन सेंटेंसेस का सेंस आपको समझ में आ गया होगा. तो उस सिचुएशन में आप और व्हाट का यूज़ करके सेंटेंसेस बोल सकते हो. फ्रेंड्स, आपने इस टाइप के सेंटेंसेस बहुत बार बोले होंगे, जैसे कि चालाकी फरेबी उसके खून में भरी हुई है. या फिर बिजनेस करना उसके खून में भरा हुआ है. सिंगिंग उसके खून में भरी हुई है. तो फ्रेंड्स, अगर आपको इस टाइप के सेंटेंसेस बोलने हो तो आप इस स्ट्रक्चर का यूज़ कर सकते हो. सबसे पहले बोलेंगे हम सब्जेक्ट और उसके बाद आएगा इज प्लस इन वंस ब्लड. सपोज कोई पर्सन बहुत अच्छी एक्टिंग करता हो तो हम बोलते हैं ना कि एक्टिंग उसके खून में भरी हुई है, रग रग में भरी हुई है. तो इसे हम बोलेंगे एक्टिंग इज इन हिज ब्लड. एक्टिंग इज इन हिज ब्लड. लेट्स सी वन मोर एग्जाम्पल. बिजनेस करना उसके खून में है. डूइंग बिजनेस इज इन हिज ब्लड. डूइंग बिजनेस इज इन हिज ब्लड. या फिर बोलना हो कि झूठ बोलना तुम्हारे खून में है, तो आप बोलेंगे लाइंग इज इन योर ब्लड. तो गाइज, इस तरह से आप बहुत सारे सेंटेंसेस बना के प्रैक्टिस कर सकते हो. सो फ्रेंड्स, दैट्स ऑल फॉर टुडे. फ्रेंड्स, आई रियली होप ये सारे सेंटेंस स्ट्रक्चर्स और फ्रेजेस आपके ज़रूर काम में आएंगे. गाइज, इन सारे फ्रेजेस में से जो भी आपको फ्रेज अच्छी लगी हो उससे एक सेंटेंस बना के मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिए. तो गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. टिल देन बाय बाय, टेक केयर, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो.